हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है। एक्टोपिक जो वर्ड है वो डेराइव्ड है ग्रीक वर्ड एक्टोपोस से, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस। मतलब कोई चीज़ अपने ओरिजिनल जगह पर ना होकर कहीं और हो, तो उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी यूटेराइन कैविटी में होती है, जब एक फर्टिलाइज्ड ओवम फैलोपियन ट्यूब से मूव करके आता है और जाकर एंडोमेट्रियल की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। अगर फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियल की कैविटी के बाहर कहीं भी हुआ तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब बात करते हैं साइट्स की। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी 95% केसेस में फैलोपियन ट्यूब में देखी जाती है और उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में अगर हम मीडियल टू लिटरल जाएं तो हमें इसके 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है कॉर्नुअल और इंट्राम्यूरल, और जिसको इंटरस्टिशियल पार्ट भी कहते हैं, जो 1.25 सेंटीमीटर लेंथ और 1 मिलीमीटर चौड़ा होता है। कम लेंथ होने की वजह से यहाँ चांसेस भी कम होते हैं। नियरली 2% एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके आगे अगर हम बढ़ें तो फैलोपियन ट्यूब का सेकेंड पार्ट इस्थमस मिलता है, जो 3 से 4 सेंटीमीटर लेंथ का होता है और 2 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इसलिए इंटरस्टिशियल से ज़्यादा चांस यहाँ होता है, नियरली 12% एक्टोपिक होने का। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है थर्ड पार्ट फैलोपियन ट्यूब का, जो कि लॉन्गेस्ट होता है, लगभग 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ा होता है। इसलिए फैलोपियन ट्यूब के इस एम्पुला पार्ट में मैक्सिमम चांसेस होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो सकती है, तो आप बताएंगे एम्पुला। और बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, जो 1.25 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, जितना इंटरस्टिशियल का था। और ये एंड होता है फिम्ब्रियाई में, और यहाँ 5% चांसेस होता है एक्टोपिक होने का। बाकी जो बचे 5% केसेस फैलोपियन ट्यूब के बाहर मिलते हैं, उनको एक्स्ट्रा ट्यूबल में रखते हैं। इसमें तुम्हारा एब्डोमिनल हो सकता है 1.4%। अगर इम्प्लांटेशन ओवरी या फैलोपियन ट्यूब में होने के बाद फैलोपियन ट्यूब या ओवरी से एबॉर्शन या उनमें रप्चर करके, उनकी दीवार को रप्चर करके उसकी वॉल से बाहर आ जाए और पेरिटोनियल कैविटी में कहीं इम्प्लांट हो जाए, तो इसको एब्डोमिनल एक्टोपिक कहते हैं। एक्स्ट्रा ट्यूबल में ही 2% चांसेस होता है कि फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्राइन कैविटी में इंटर करने के बाद इंडोमेट्रियल लाइनिंग में इम्प्लांट ना होकर और नीचे सर्वाइकल रीजन में जाकर इम्प्लांट हो सकता है, जिसको सर्वाइकल एक्टोपिक बोलते हैं। और अगर इम्प्लांटेशन ओवरी में हो जाए तो उसे ओवेरियन एक्टोपिक बोलेंगे। यहाँ तक हमने देखा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है। अब बात करेंगे कॉजेज़ की। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है एक्टोपिक का, वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, और इनमें भी क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन सबसे कॉमन होता है। बाकी निजेरिया गोनोरोही बैक्टीरिया से भी पीआईडी हो सकता है, और ये दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा ही इंटर करते हैं। तो मान लो जिस मेल से आप सेक्स करने जा रहे हैं उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो हाई चांसेस है कि फ़ीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ये डिजीज़ हो सकती है, और अगर फीमेल आगे प्रेगनेंसी करती है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी पीआईडी में तुम्हारा सेल्पिंजाइटिस भी आता है। सेल्पिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो अगर किसी को पहले से सेल्पिंजाइटिस था, मतलब अगर हिस्ट्री मिलती है पूछने पे सेल्पिंजाइटिस की, तो ऐसी फीमेल में एक्टोपिक होने का रिस्क
4 से 10 गुना बढ़ जाता है। सेल्पिंजाइटिस क्या है? ये इन्फ्लामेशन होता है फैलोपियन ट्यूब का, जिसमें सिलिया प्रेजेंट होती है जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करती है ओवम को, वो डैमेज हो जाती है। तो सिलिया के डैमेज होने की वजह से क्या होता है, जो ओवा है ट्यूब से पास नहीं हो पाता है और स्पर्म आकर फर्टिलाइज कर देता है, और वो फर्टिलाइज ओवम सिलिया ना होने की वजह से यूट्राइन कैविटी तक पहुंच ही नहीं पाता, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ करा देता है। दूसरा जो कारण है कंट्रासेप्टिव फेलियोर। वैसे तो कंट्रासेप्टिव मेथड प्रेगनेंसी को होने से रोकती हैं, बट अगर ये फेल हो जाएं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को बढ़ा देती हैं, जिनमें IUCD आता है। कुछ IUCD यूटेरस को अनसूटेबल बना देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए, इसलिए अगर पहले फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो चांसेस हैं कि इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाए। कुछ IUCD ओवा के मूवमेंट को डिले या ब्लॉक कर देते हैं, तो अगर गलती से भी वो फर्टिलाइज्ड हुआ तो वो यूट्राइन कैविटी तक पहुंच ही नहीं पाता और एक्टोपिक करा देता है। ओवरऑल बात करें तो जितने भी IUD, चाहे कॉपर रिलीजिंग या हार्मोन रिलीजिंग हो, यूटेरस में इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में नहीं रोक पाते। कंट्रासेप्टिव फेलियोर में दूसरा आता है स्टेरिलाइजेशन फेलियोर, जिनमें अगर फैलोपियन ट्यूब को सही से कट करके ब्लॉक नहीं किया गया हो तो चांसेस हैं इम्प्रॉपर ट्यूबेक्टमी की वजह से 15 से 50% रिस्क होता है एक्टोपिक होने का। ट्यूबल सर्जरी भी एक मेजर कारण है जिसमें फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट सिलिया के डैमेज होने का खतरा होता है। इसमें तुम्हारा सेल्पिंजोस्टोमी, फिम्ब्रियोप्लास्टी, ट्यूबल रीएनास्टोमोसिस एक्सेट्रा आता है। अगर किसी में एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो 7 से 13 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं दोबारा होने के। जो लोग स्टेराइल हैं और आर्ट का यूज़ करते हैं, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इनमें भी 5 से 7% रिस्क बढ़ जाता है एक्टोपिक होने का। प्रेगनेंसी जो IVF या गिफ्ट के द्वारा होती है, इनमें 1% हीटेरोट्रोपिक गेस्टेशन होने का खतरा होता है, मतलब सेम टाइम पर मल्टीपल गेस्टेशन, जिसमें एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो कि यूट्राइन कैविटी में और साथ ही एक एक्टोपिक भी होती है। पेल्विक एडहेजन भी एक कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का, जिसमें कभी पेल्विक या एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो। लेट प्रेगनेंसी जो लोग करते हैं उनमें 35 से 44 साल की एज में जो प्रेग्नेंट होते हैं लेट, उनमें 3 से 4 गुना रिस्क ज़्यादा होता है अगर कंपैरिजन करें जो 15 से 24 ईयर के बीच में प्रेग्नेंट होते हैं। कुछ स्टडीज़ में ये भी पता चला है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें 1.6 से 3.5 गुना ज़्यादा रिस्क होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप करने का नॉन स्मोकर के कंपैरिजन में। ये था फर्स्ट पार्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। बाकी पार्ट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।